अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ लेटेस्ट नॉवल माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। लाहौर, हिस्सा अव्वल। कहते हैं औलाद होती है खंजर की तरह, वो ना चाहते हुए भी मासूमियत और सादगी से काट डालती है। फिर भी हम उसको थामे रखते हैं, भले खून टप टप गिरने लगे, और कहते हैं माँ होती है सूरज की तरह, भले कितना गर्म हो और तुमसे कितना दूर हो, तुम उसकी रोशनी में बैठ सकते हो, उसकी किरणों को छू सकते हो और वो तुम्हें कभी नहीं जलाएगा। ना मालूम तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 11 बजे का। होटल स्वीट की ऊंची खिड़की से धूप छन के माहिर फरीद के चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंखें बंद किए खड़ा मोतिये और लिवंडर की खुशबू को सांस के जरिए अंदर उतार रहा था। माहिर, पीछे सोफे पर बैठे मैनेजर मालिक ने पुकारा। इंतकाम के सफर पर निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था। और जानते हो उसे क्या चीज कब्र तक ले गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द से सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। तभी डोर बेल बजी। माहिर फरीद उसी तरह आंखें बंद किए खड़ा रहा। मालिक कदरे चौंक के उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पार कैफ जमाल रकम का पैकेट लिए खड़ा था। मालिक ने सर से पैर तक उसे देखा और फिर मुड़ के माहिर को। वह हनूज उसी तरह खड़ा रहा। इसे आने दो, मुझे मालूम था ये वापस आएगा, वो मुड़े बिना बोला। मालिक ने उस लड़के को घूरते हुए रास्ता छोड़ दिया। मैं ये नहीं कर सकता। कैफ सोफे तक आया और पैकेट मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। माहिर फरीद बिला आखिर उसकी तरफ घूमा। उसके तासुरात स्पार्ट थे, हाथ पैंट की जेबों में थे। क्या रकम कम है? सादगी से सवाल किया, जो कैफ जमाल को पत्थर की तरह लगा। आपको लगता है आप हर इंसान को पैसे से खरीद सकते हैं? क्यों? क्या मैंने 3 मिनट पहले तुम्हें नहीं खरीदा? वो सोफे के पीछे से निकल के कैफ के सामने आ खड़ा हुआ, फिर मालिक की तरफ गर्दन मोड़ी। हमने अपने मेहमान को चाय कहवा नहीं पूछा। कहवा नहीं, कॉफी। मालिक ने खनकारते हुए उसने नजरों में तादीबी इशारा किया। मैं कॉफी पीने वापस नहीं आया, मैं इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ जो आपने मुझे नहीं दिया। कैफ ने नागवारी से सवाल खरे वजीहा और दराज कद आजमी को देखा। आप ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? आप किसी और को भी तो खरीद सकते थे। उसने ये क्यों दूसरी दफा पूछा था। माहिर फरीद के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक नजर मालिक को देखा। इसे बता दें। क्यों? माहिर, मालिक ने सफेद आबरू उठा के तंबीहा की। माहिर और कैफ आमने सामने घड़ी की 6 और 12 की सुइयों की तरह खड़े थे और मालिक एक तरफ 9 की सुई बना बैठा था। मैंने तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम पसंद आया था। बाकी जितने लोगों की प्रोफाइल्स मुझे मालिक ने दिखाई थी उनके नाम बोरिंग थे। नाम के अलावा तुम्हारे अंदर कोई काबिल तवज्जो शय नहीं थी। वो मुस्कुरा के बोला। मालिक ने जैसे रिलैक्स होके सांस लिया। उसके तने असाब ढीले पड़ गए। एक लम्हे को उसे लगा था माहिर फरीद उस नौजवान को असल बात बताने जा रहा है। लेकिन खैर, अब तुम बताओ कैफ जमाल कि तुम्हारी वापसी की असल वजह क्या है? तुम सिर्फ ये सवाल पूछने नहीं आए। कहते हैं ये एक लम्हा होता है जो इंसान की किस्मत बदलता है। एक लम्हे में कोई ताल्लुक टूट जाता है,
एक लम्हे की बेदहानी एक्सीडेंट करवा देती है। एक लम्हा किसी को किसी की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। वो एक लम्हा अगर इंसान पकड़ ले तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। और कैफ जमाल ने उस वक्त उस एक लम्हे को पकड़ लिया था। मालिक का माहिर को मना करना और माहिर फरीद का आगे से बात बना देना। भले कैफ जमाल एक नाकाम इंसान था और वो माहिर फरीद और इस सफेद बालों वाले जैसा शातिर नहीं था, लेकिन वो ज़हीन था। और उस एक लम्हे ने कैफ जमाल को ये बता दिया था कि कोई वजह थी जिसके बाइस ये अमीर साइकोपिथ कैफ जमाल से मदद लेने में मजबूर था। वो ये काम किसी और से नहीं करवा सकता था। माहिर फरीद को उसकी जरूरत थी। उसके जहन में छाया उस बरतानवी बिजनेसमैन का सारा रोब और खौफ चुटकी में हवा हो गया। मैं चंद बातें क्लियर करने आया हूँ। अब के वो बोला तो उसकी आवाज में खौफ और गर्दन उठी हुई थी। चंद बातें, ओके। पहली बात, माहिर ने ये तब्दीली महसूस की थी। उसने पैंट की जेब से हाथ निकाला और उंगली पर गिनने लगा। उसके अंदाज में तमस्खर था। पहली बात ये कि भले इस काम के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी भी एक बहन है, वही बहन जिसके शोहर के तुमने पैसे देने हैं। आगे चलो। कैफ ने जब्त से सांस अंदर खींची। जो पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ ये मेरी किसी लग्जरी पर नहीं लगेंगे। मैं इनसे अपने कर्जे उतारूंगा और नई जिंदगी शुरू करूंगा। अलबत्ता मैं इस मासूम लड़की के साथ ना कुछ बुरा करूंगा ना होने दूंगा। उसका गार्ड बनने और उस पर नजर रखने की हद तक ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये मालूम हुआ कि आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और दूसरी बात, माहिर फरीद को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी बात यह कि आपने मेरे ईमान की बहुत कम कीमत लगाई है। माहिर फरीद ने हाथ गिरा दिया और मुस्कुरा के मालिक को देखा। मैं कह रहा था ना, इसे मजीद रकम चाहिए। मालिक भी हल्का सा मुस्कुराया और शान ने उचका दिए। माहिर वापस सोफे पर बैठा तो पीछे खिड़की से आती धूप का रास्ता खुल गया। वो सीधी कैफ के चेहरे पर पड़ने लगी। मुझे मजीद रकम नहीं चाहिए। कैफ सामने वाले सोफे पे बैठा और उसी संजीदगी से कहता गया, मगर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जो रकम आप मुझे दे रहे हैं ये तो कर्जों की अदायगी में निकल जाएगी। मुझे इस जॉब से क्या मिलेगा? बोलते जाओ। माहिर फरीद ने उसे सोचती नजरों से देखते हुए टांग पे टांग जमा ली। उसके चमकते बूट में छत से लटकते फानूस का अक्स दिखाई देने लगा। आपने कहा आप मेरा बिजनेस सेट करवा देंगे, जाहिर है अपने पैसे और ताल्लुकात के जरिए। कैफ सोच के बोल रहा था, आवाज नडर थी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये अपने जरिए भी करें। मतलब ये कि मेरे बिजनेस हमेशा फ्लॉप इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे मेरी गलती नहीं बताता। आइडियाज हैं मेरे पास, मेंटोर नहीं है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें मेंटोर करूं? वो मुतजब हुआ था। आप कर सकते हैं। आप एक कामयाब बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। वो पहली दफा माहिर फरीद के सामने टेक लगा कर बैठा था। दिल अलबत्ता जोर से धक धक कर रहा था। इतनी सारी दौलत खुद से कमाई नहीं जाती कैफ जमाल, ये किसी से ली जाती है। क्या तुमने वो मशहूर मकूला नहीं सुना के यू डोंट मेक $1 बिलियन, यू टेक $1 बिलियन? वो तलखी से बोला। उसके चेहरे पे उस वक्त कैफ जमाल के लिए नापसंदीदगी थी। गॉडफादर, कैफ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कम अज कम आपको इस दौलत को बढ़ाने का हुनर आता होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेंटोर करें। मेरे पास बेबी सिटिंग के लिए वक्त नहीं है। मगर कैफ नहीं सुन रहा था। वो कहे जा रहा था, जब तक मैं आपके इस काम का हिस्सा हूँ मैं साथ साथ अपने नए बिजनेस प्लान में भी काम करूंगा। 2 माह के इख्तिताम पे जब ये गार्ड वाली जॉब खत्म हो जाएगी मैं अपना प्लान लेकर आपके पास आऊंगा। आप इस प्लान को देखेंगे, इसकी इस्लाह करेंगे और इस अमल को लाने में मेरी मदद करेंगे। मालिक के चेहरे से लग रहा था कि अब वो शदीद उकता चुका है। सुनो लड़के, अब तुम अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो, हमारे पास इतना वक्त नहीं। 1 मिनट मालिक। माहिर फरीद ने हाथ उठा के उसे रोका और कैफ की आंखों में झांका। मेरे मेंटोर करने से तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो जाओगे? जी बिल्कुल। माहिर हल्का सा हंसा। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। तुम कैफ जमाल एक नाकाम इंसान हो और तुम्हारा बिजनेस प्लान इस दफा भी नाकाम होगा।
कैफ के चेहरे पर कई रंग आके गुजरे, उसके होंठ भींच गए। मेरा बिजनेस प्लान देखे बगैर आप मुझे नाकाम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो बिजनेस प्लान कभी नहीं बनेगा। तुम अगले 2 माह जाया कर दोगे, वो बेरहमी से बोला। और अगर 2 माह बाद मैं आपके पास अपना प्लान लेकर आ गया तो? माहिर फरीद फिर से हंस दिया। चलो आज तुम पे एक तजुर्बा करते हैं। कैफ जमाल, माहिर। मालिक ने तंबीहा की, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। वो इस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या एक इंसान तमाम वसाइल के बावजूद नाकाम हो सकता है, क्योंकि आधी इंसानियत अपनी नाकामी का जिम्मेदार वसाइल की कमी और गुर्बत को ठहराती है। मगर तुम मेरे लिए एक टेस्ट केस हो कैफ, तुम मेरे इस सवाल को हल करोगे। उसकी आंखों में चैलेंज था। अगले 2 माह तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई माली परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने काम के लिए बेहतरीन आलात दिए जाएंगे। जो भी ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए उनकी मालिक को लिस्ट भेज दो, वो तुम्हें सब मुहैया कर देगा। मालिक इस बात से बिल्कुल खुश नजर नहीं आता था, लेकिन खामोशी उसकी मजबूरी थी। मैं तुम्हें 2 माह देता हूँ, तुम अपना प्लान बनाओ। 2 माह एक लंबा अरसा है। तुम दिन के चंद घंटे भी काम करो तो ये कर सकते हो। तुम घर से काम करते हो, चाहो तो तुम्हें हम कोई ऑफिस या लग्जरी अपार्टमेंट भी फराहम कर सकते हैं, जहां तुम सुकून से दिन के चंद घंटे काम कर सको। मगर सवाल ये है कि क्या तुम बिजनेस प्लान बना लोगे? उसकी चमकती आंखों में तमस्खर था। कैफ ने जब्त से सांस अंदर खींची। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। नामुमकिन। तुम 2 माह तक इतनी सहूलियात के बावजूद भी एक बिजनेस प्लान तक नहीं बना सकोगे। मालिक और मैं तुम्हारे जाने के बाद इस बात पे शर्त लगाएंगे, क्योंकि तुम एक सुस्त इंसान हो। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ माहिर फरीद साहिब, आप एक नार्सिसिस्ट हैं। आपके कैफ जमाल बोला तो उसका लहजा स्पॉट था। आपके लिए अपनी ऊंची कुर्सी पे बैठ के बेरोजगार नौजवानों की नाकामी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आप सोने का चम्मच मुंह में लिए बड़े हुए हैं। आप अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुँचे, आप प्रिविलेज्ड हैं। आपके वालिद ने आपके लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर छोड़ी है, जिसे आप खूबसूरत लड़कियों का पीछा करने में जाया कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 माह हैं। उसे कैफ जमाल के अल्फाज से फर्क नहीं पड़ा था। उसे महफूज अंदाज में बोला, मगर मैं जानता हूँ कि तुम 2 माह बाद भी कोई प्लान लेकर नहीं आओगे, और फिर मैं हर बिजनेस डिनर पे, हर सेमिनार पे तुम्हारा किस्सा सुनाया करूंगा कि कैसे इंसान हर शय के बावजूद नाकाम हो सकता है। माहिर फरीद उठ खड़ा हुआ और हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। कैफ ने एक नजर उसके हाथ को देखा। वो लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत हाथ था। ऐसे हाथ मुजस्मा साजों या पियानो बजाने वालों के होते हैं। कैफ ने उससे हाथ मिला लिया। मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। कैफ ने हाथ मिला के छोड़ दिया। फिर वो रुका, खनकारा। अब उसे एक मुश्किल सवाल पूछना था। अगर किसी वजह से मैं 2 माह से पहले इस जॉब को मजीद निभाने से इनकार कर दूं, अगर मैं इस सब को खत्म करना चाहूं, तो क्या आप मुझे दी गई रकम वापस ले लेंगे और अपनी मदद खींच लेंगे? वो नताइज जानना चाहता था। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। वो 3-4 कदम आगे आया, यहाँ तक कि वो कैफ जमाल के ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसकी चुभती नजरें कैफ के वजूद के अंदर तक घिर गई। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। उसके अपार्टमेंट के सामने डेयरी सर्विस वाले दूध की बोतलें रख जाते हैं। बैंक लेटर्स, अखबार से उसका मेल बॉक्स भरने लगता है, मगर किसी को खबर नहीं होती कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है। हत्ता के दूध खराब हो के बदबू देने लगे, तब पुलिस बुलाई जाती है और अपार्टमेंट का लॉक तोड़ा जाता है, मगर जब तक बदबू न आए कोई इस लापता शख्स की परवाह नहीं करता। तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब खत्म होगी जब मैं कहूँगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया। पैसे, मेंटोरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी जरूरियात थी।
लेकिन उस लम्हे उसे एहसास हुआ इन जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मजीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाजा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नजर उठाई और मालिक को देखकर आबरू से दरवाजा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास कार्ड है, खुद खोल लेगा। कैफ अभी तक बेबस मगर चुभती हुई नजरों से माहिर फरीद को देख रहा था। उसकी आखिरी बात का असर अभी जायल नहीं हुआ था। चंद लम्हे बाद का कार्ड स्विप होने की बिप बजी, फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक दरवाजा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झंझलाते हुए कहते कहते रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे पीछे खिड़की के शीशे में मध्यम सा अक्स दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर ट्रे में कॉफी के डिस्पोजेबल कप नजर आ रहे थे। कैफ जमाल को देख के नौवारदे ने नजरें झुकाई, कप गिने 1 2 3, फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती। अब के वो बोला तो आवाज में माजरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ हम 4 लोग होंगे। कैफ जमाल ने माहिर फरीद से नजरें हटाई और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। कैफ को खुद नहीं मालूम था कि उस रोज होटल हुइट में वो 3 नहीं 4 होंगे। मुबीन मंजिल पे मौसम बहार इस साल उदास उदास सा उतरा था। बोगनवेलिया के दरख्त अपने खुश रंग पत्तों के बावजूद मुरझाए हुए थे। जब से माला को माँ के भूलने की बीमारी का इल्म हुआ था, उसे लगता था वो एक ऐसे सरसब्ज बाग में खड़ी है जिसको पानी लगाने वाला यहाँ का रास्ता भूल गया है। और अब वो लहलहाते दरख्तों को देख के सोच रही थी कि क्या इनको कोई पानी लगाएगा या ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझाते जाएंगे। असरे बासी हो चुकी थी और शाम किसी भी पल दम तोड़ने को तैयार थी। माला हैंड्स फ्री लगाए फोन ऊंचा उठाए लॉन में बैठी थी। स्क्रीन पर नजर आती माही कमजोर लग रही थी, आंखों तले हल्के बुझा हुआ चेहरा। वो तकियों के सहारे बेड पे नींद दराज। क्या कहा डॉक्टर ने? थोड़ी सी पॉटिंग हुई है मगर बेबी ठीक है। माही उदास लग रही थी। मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का कह दिया गया है, वैसे भी टेस्ट ट्यूब बेबी है, रिस्की प्रेगनेंसी है। माही तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करना है अब, ओके? वो फिक्रमंदी से अपनी छोटी बहन को देख रही थी। माला, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकूंगी, मुझे सख्ती से मना किया गया है सफर से। उसकी आंखों में आंसू थे। शादी के 5 साल में माही के 2 मिसकैरेज हो चुके थे, इसलिए उसकी ये प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क थी। यार, मैंने तुम्हें पाकिस्तान आने के लिए तब कहा था जब मुझे तुम्हारी कंडीशन का नहीं पता था, और फिर तुम यहाँ आके क्या करोगी? माँ जरा सा भूलती ही हैं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर बेबी को कुछ हुआ तो माँ से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। माँ ने 5 साल इस बेबी के लिए दुआएं मांगी हैं, उम्रा, हज, तहज्जुद, नफल। बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, और फिर हम आएंगे ना कनाडा। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। हाँ प्लीज तुम लोग आ जाओ। उसकी आंखों में उम्मीद जागी। वो मजीद बात करती, लेकिन दरमियान में गैर शनासा नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ तो वो चौंक गई। 1 मिनट माही, कह के चैट खोली, फिर लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने मैसेज ऊंचा पढ़ के सुनाया। कैसी हैं आप कशमाला? मैंने आपका नंबर अपनी वालिदा से लिया था, अगर आप फारिग हैं तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? आपसे एक काम था। ये कौन है? माही चौंक के सीधी हुई, आबरू इकट्ठे हो गए। जियाद सुल्तान। कशमाला ने कंधे उचकाए। उसको मुझसे क्या काम हो सकता है? जाने दो माला, मर्दों की अना इतनी ऊंची होती है कि वो औरतों को कभी काम नहीं कहते, सवाए इस सूरत में कि वो बहुत मजबूर हों या सिर्फ गुफ्तगू शुरू करने का बहाना चाहते हों। सवाल ये है कि क्या तुम जियाद से बात करना चाहती हो? इस सवाल का जवाब कशमाला मुबीन के पास नहीं था। जियाद उसे अच्छा लगा था, एक कामयाब इंसान जिसका कैरियर भी था, खानदानी भी था और शक्लो सूरत भी अच्छी थी। रेपुटेशन भी उसकी एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ इंसान की थी।
वो 28 बरस की थी और वो जानती थी कि अब उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसे शादी से कोई बैर ना था, बस अभी तक जो रिश्ते उसको मुयस्सर हुए थे उनमें हमेशा कोई ना कोई मसला होता था। उसका कोई खाना हमेशा चेक होने से रह जाता था। ज़ियाद सुल्तान अलबत्ता उसके तमाम खानों में सबस टिक लगाता गया था। माँ की बीमारी का इल्म होने से पहले अगर ये सब कुछ होता तो शायद वो खुश होती, लेकिन कल से सारी दुनिया ही बदल गई थी। उसने फोन रख दिया और गर्दन उठाए जामनी पड़ते आसमान को देखने लगी। दूर ऊपर चंद परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे थे। हम घरों को लौटने में इतनी देर क्यों लगा देते हैं कि आगे बस अंधेरा हमारा मुंतजिर होता है। मोहित दोपहर में घर आया तो माला ने उसको सामने बिठा के सारी बात बताई। मोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सर हिला दिया। ज्यादा से ज्यादा अल्जाइमर्स होगा, हम इसको दवाओं से मैनेज कर सकते हैं। और आज तो माँ बिल्कुल ठीक है, शायद वक्ती हो। मोहित हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखा करता था। माला की तसल्ली करवा के वो माँ के पास जा बैठा। उस वक्त वो लाउंज के तख्त पे बैठी सलाइयों से ऊन का स्वेटर बुन रही थी। माही के बेबी के लिए बुनने वाला ये कोई चौथा सेट था। मोहित उनसे इधर उधर के सवालात करने लगा। माँ के तमाम जवाब दुरुस्त थे, एक बात भी नहीं भूली। माँ, आप वाकई भूलने लगी हैं या हमारे साथ शुगर लगाती हैं? मोहित आखिर में हंस के बोला। माँ ने परे बदतमीज कह के उसके कंधे पे ऊन का गोला दे मारा। गोला मोहित से टुकरा के फर्श पे जा गिरा और धागा खुलता गया। किचन से लाउंज में आती माला के पैरों में गोला जाके रुका। माला, मेरे वीजे का क्या बना? वो माला से अपने वीजे का पूछने लगी। माही का चौथा महीना चल रहा था और माँ का इरादा था कि उसकी डिलीवरी के वक्त माँ माही के पास जाएंगे। वो कैसे अकेली ये वक्त गुजारेगी? वीजा जल्द आ जाएगा माँ। वो झुक के गोला उठाते खड़ी हुई और धागा लपेटने लगी। उसने वीजा तब अप्लाई किया था जब वो एक रेस्टोरेंट की कामयाब मैनेजर थी। तब उसका इरादा था कि माँ के साथ कनाडा जाके चंद दिन रह के आ जाएगी और माँ महीनों वहीं रहेगी। मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। अब वो उस बाग को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि कोई उसको पानी लगाने वाला ना था। माला, आर यू श्योर? माँ बोलने लगी हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है यार, किचन में आओ। माला ने उसे घूर के अंग्रेजी में कहा। वो उसके पीछे चलता आया और किचन आइलैंड की टॉप पे बैठ गया। साथ रखी टोकरी से एक सेब निकाल के उसकी बाइट ली। मैं कह रही हूँ माँ ठीक नहीं है। मोहित, तो वो ठीक नहीं है, ये देखो। वो अंग्रेजी में कहती फ्रीजर का दरवाजा खोल के दिखाने लगी कि माँ को स्पोकन इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। माँ का फ्रीजर कभी इतना खाली नहीं हुआ। हमेशा फ्रोजन आइटम, कबाब, कोफ्ते वगैरह बना के रखती थी। पूरे घर की सफाई, पौधों की काट छांट सब खुद करवाती थी। तुम सारा दिन हॉस्पिटल होते हो, तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। हमारा घर कभी इतना बेतरतीब नहीं हुआ। तो यार बख्त बीबी को खींचो ना। उसने सेब की बाइट लेते हुए अपनी तरफ से हल बताया। मुलाजिम खुद से कुछ नहीं करते, घर की मालकन उनसे काम करवाती है या नहीं करवाती। माँ ने सारी उम्र अपने घर को संवारने के अलावा किया ही क्या है? अगर वो इस काम को भी ठीक से नहीं कर रही तो वो ठीक नहीं है। उसे अब मोहित पे गुस्सा आ रहा था। इन भाइयों को आराम से बात समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा बाबा, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो कराची गए हुए हैं, सोमवार तक आ जाएंगे। हम मंगल को उन्हें दिखा देंगे। मंगल में 6 दिन है मोहित। माला रिलैक्स, मैं किसी आम से न्यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकता, वरना इस तरह तो मेरे सीनियर्स भी बहुत हैं। अंग्रेजी बोलते हैं मेरे सामने ताकि मुझे समझ ना आए बड़े। वो लाउंज में बैठी सिलाइयां चलाते हुए उनकी आवाजें सुन रही थी। तब ही बख्त बीबी बाहर से किचन में दाखिल हुई तो मोहित ने उन्हें रोक लिया। आप जरा मेरी बात सुनिए। उसकी आवाज सख्त हो गई। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप माँ को मीठा खाने देती हैं। मैं इनकी शुगर जितनी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, आप इनकी चापलूसी के चक्कर में उसे बढ़ा देती हैं। आज से घर में मीठा नहीं बनेगा, वरना मैं आपका लिहाज नहीं करूंगा। कल को हमें माँ के घुटने की सर्जरी करवानी पड़ गई तो ये शुगर कंट्रोल ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। आपको एहसास नहीं है इस बात का?
माला चौंक के उसे देखने लगी। बज़ाहिर माला को वो तसल्ली दे रहा था, मगर अंदर से वो खुद परेशान था। अलबत्ता वो जाहिर नहीं कर रहा था। वो माँ पे गया था। माँ कहती थी कि मोइद अंदर से गहरा कुआं है, और शायद माला भी माँ पे ही गई थी। अपने गम को अंदर ही अंदर लेके घुलते रहना इन दोनों की आदत थी। माँ ही ऐसी नहीं थी। माँ का कहना था कि वो उनके अब्बा पे गई थी। जरा कोई उसे तंग करे, वो आस्तीने चढ़ा के अगले की सारी दुनिया उल्टाने पहुंच जाती थी। वो परेशान होती तो दिल में नहीं रखती थी, कम्युनिकेट करती थी, साफ साफ बोल के इस मसले को हल करती थी। मोइद और माला ने उस रोज फैसला किया कि वो माँ को ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे। मोइद अब ड्यूटी आवर्स के बाद कहीं नहीं जाएगा, बल्कि माँ के पास बैठेगा, और माला तो पहले ही इस्लामाबाद वापस ना जाने का फैसला कर चुकी थी। मुबीन मंजिल का किचन भी बाकी घर की तरह सरसब्ज पत्तों से आरुस्ता था। सिंक की खिड़की की सलाखों के साथ मनी प्लांट की बेलें ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही थी। काउंटर के हर कोने में सब्ज बोतलों में भी मनी प्लांट सजे थे। वो सती गोल मेज पे उदासी सी बैठी अपने साथ विराजमान और जहां बेगम को देख रही थी। वो सर झुकाए लहसुन छील रही थी। वो देसी लहसुन मंगवाया करती थी, जो छीले जाने में वक्त लेता था, इसलिए माँ जब फारिग होती लहसुन छीलने लग जाती। लोन के सूट में सफेद चिकन का दुपट्टा उन्होंने सर पे लेकर कानों के पीछे अरस रखा था। वो नरमी से उनकी कनपटियों से निकलते बाल पीछे करने लगी। वो कमजोर होती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब माँ बीमार होती है तो इंसान को एहसास होता है कि अपनी सारी दौलत, डिग्री और कामयाबियों के बावजूद वो कुछ भी नहीं है। जो है वो अल्लाह है, और बस अल्लाह ही है। दफ्तर डर्टी किचन का दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला और किसी ने खनकारते हुए उसकी तवज्जो दिलाई। माला ने बुझा हुआ चेहरा उठा के देखा तो सामने कैफ खड़ा था। जीन्स पे भूरी ड्रेस, शर्ट के आस्तीन पीछे मोड़े, गीले बाल माथे पे बखेरे, वो हर सुबह की तरह हशाश बशाश और मुस्कुराता हुआ था। बॉस, मैं कॉफी बना रहा हूँ, आपको चाहिए? माला ने नफी में गर्दन हिला दी। माँ ने बरहमी से चेहरा उठा के उसे देखा। ये बॉस क्या होता है? जैसे सलीम कहता है कशमाला बीबी, वैसे कहा करो। साथ ही बुरबुराई, किसी अंग्रेज की औलाद ना हो तो। जी बड़ी बीबी, मैं चलता हूँ, कैफ संभल के बोला। उसे माँ की डांट से डर लगता था, ये वाज़िया था। वापस आओ मियाँ। माँ ने उसे घूरते हुए 2 उंगलियों से आने का इशारा किया। जी। कैफ मुतज़ब्ज़ब सा आगे आया और हाथ बांधे उनके सामने खड़ा हो गया। मनी प्लांट वाली खिड़की अब कैफ की पुश्त पे थी। माला ने दिलचस्पी से हथेली पे थोड़ी जमाए उसे देखा। माँ की डांट बड़ी दिलचस्प होती थी, बिलखसूस तब जब वो किसी और को पड़े। ना मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा ने कोई अदब आदाब सिखाए हैं या नहीं? उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। माला ने मुस्कुराते हुए उसे घूरा। माँ को उसके अंदाज पे मजीद तप चढ़ गई। रात सोने के लिए होती है मियाँ, और दिन काम करने के लिए। ये जो तुम रात भर लॉन में टहलते हुए फोन पे लगे होते हो ना, सारी आवाजें आती हैं मुझे। मैं फोन पे? कैफ के चेहरे पे नासमझी का तासुर उभरा, जैसे उसे माँ की बात समझ ना आई हो। माला को लगा शायद माँ मिक्सअप कर रही हैं। माँ सोते वक्त एसी नहीं चलाती थी। उसकी हवा से उनके घुटनों में दर्द होता था। वो खिड़की का एक पट खोले रखती थी, यूं लॉन की आवाजें साफ अंदर आती थी। सॉरी बड़ी बीबी, मैं ध्यान करूंगा। कैफ ने ताबेदारी से बात संभाल ली। माँ बुरबुरा के बख्त बीबी को आवाज देने लगी। कैफ उल्टे कदमों डर्टी किचन की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद नहीं किया, बस खामोशी से अपनी कॉफी बनाने लगा। माँ, और नरमी से कहती माँ के करीब हुई, मैंने इसको चौकीदार की ड्यूटी भी दी है। अब पूरी रात कुर्सी पे फारिग तो नहीं बैठ सकता, बेचारा कॉल्स कर लेता होगा। खैर है। माँ ने नापसंदीदगी से डर्टी किचन की तरफ देखा, जहाँ कैफ उनकी तरफ पुश्त किए कॉफी बना रहा था। लड़कियों से बातें करता है सारी रात। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। माला को हंसी आ गई। आपको कैसे पता? ज़ारा की रट लगा रखी थी कल उसने। कोई दोस्त होगी इसकी, जाने दें। माँ ने खशमगी निगाहों से उसे घूरा। बीबी, मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं होते। आजकल सब चलता है माँ। इनको मजीद तपाने के लिए मुस्कुराहट दबा के बोली।
कभी अपनी माँ का कोई दोस्त घर आते देखा? बर्दाश्त होता तुम लोगों से? मर्द और औरत अज़ल से अब तक दोस्त नहीं बन सकते। मर्द मर्द होता है और औरत औरत। वो लहसुन का छिलका उतारते हुए कह रही थी। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जब जमीन पे उतारा तो मुख्तलिफ जगहों पे उतारा। इन दोनों को एक दूसरे को तलाश करने में कई बरस लगे थे। अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ा इस दुनिया में उतारा है। किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं, मगर वो होता है जरूर। और हर इंसान सारी जिंदगी इसी जोड़ को तलाश करता रहता है। दोस्ती के नाम पे भी मर्द और औरत दूसरे शख्स में इसी जोड़ को ढूंढ रहे होते हैं। बख्तो, वो बख्तों को आवाज देती हुई घुटनों पे हाथ रखे उठ गई और फ्रिज की तरफ बढ़ी। कॉफी मेकर चलाते हुए कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के क्लीन किचन की गोल मेज पे बैठी लड़की को देखा। वो अपनी माँ की बात पे दिल खोल के हंसी थी। बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए उसका सबज आंखों वाला चेहरा धुला धुलाया और शफाफ लग रहा था। उसने ऐसे मेहरबान चेहरे वाली लड़की कभी देखी थी क्या? शायद नहीं। बख्तो, ये बच्चे हुए सालन निकालो और डब्बों में डाल के हमसायों के मुलाजमों को दे आओ। माँ, रोज इतना खाना ना बनाया करें। अगर आसपास बांटा ही होता है, आज एक सालन बना ले और साथ इन पुराने सालन को चला ले। माँ ने घूर के उसे देखा। अब मैं घर के मुलाजिमों को बासी सालन दूंगी और अपने बच्चों को नया सालन? बीबी, ऐसे तफरीक तुम्हारे माँ ने कभी नहीं की। उफ माँ, मैं खा लूंगी पुराना सालन। आप बख्त भी और सलीम के लिए नया बना लें। जल के बोली। माँ ने इन लोगों को मुलाजिम नहीं रखा हुआ था, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ था। खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खिलाने से किसी का रिज़्क कम नहीं होता। माँ फ्रिज का दरवाजा बंद करके उस तरफ मुड़ी तो देखा डर्टी किचन में खड़ा कैफ अपनी ताज़ा बनाई कॉफी का घूंट भर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पे नापसंदीदगी धार आई। मुंह क्यों बना रहे हो? कैफ ने चौंक के उन्हें देखा। उसे ही घूर रही थी। उसने जल्दी से कप नीचे किया। इतनी अच्छी नहीं बनी इसलिए। क्यों मियाँ? बख्तबी जो चूल्हे के साथ खड़ी थी चमक के बोली। जब मैंने चाय बना के दी थी तो कहते थे मैं चाय नहीं पीता। अब ये विलायती कॉफी हलक से नीचे नहीं उतर रही। कैफ ने मग काउंटर पे रखा और उनके सामने आया। अब के वो बोला तो अंदाज जला कटा था। मैंने कहा था बख्त बीबी कि मैं ऐसी चाय नहीं पीता जो आप बनाते हैं, काले पानी जैसी। मैं खालिस दूध की कड़क चाय पीता हूँ जो काफी देर तक चूल्हे पे कड़ती रहती है। ओके, नखरे तो देखो। बख्त भी बुरा मान गई। और ये कॉफी मेकर मैंने कश्मीरा बीबी के लिए निकाला है क्योंकि वो भी आपके हाथ की कॉफी नहीं पी सकती। चबा चबा के बख्त बी को इतला दी। माला को लगा कि अब कैफ को माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन खिलाफ तवक्का माँ उसे चंद लम्हे देखती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी कुर्सी तक आई। तो खुद अपने लिए बना लिया करो कड़क चाय। माँ का अंदाज आम सा था। मुझे बनानी नहीं आती। उसने कंधे उचका दिए। वाओ, कुछ था जो कैफ को नहीं करना आता था। पहले कौन बना के देता था? कैफ ने जवाब नहीं दिया और डर्टी किचन की तरफ भाग गया। वापस आओ और कैवे का पानी रखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कड़क चाय बनाना ताकि तुम्हारे नखरे खत्म हो। माँ ने घूर के उसे वापस आने का इशारा किया। कैफ हल्का सा मुस्कुरा दिया। माँ की डांट के पीछे भी उनकी फिक्र थी। चाहे मुलाजिम भी हो, लेकिन उसे उसकी पसंद का खाना पीना मिलना चाहिए। वो चुपचाप वापस आया और उनकी हदायत के मुताबिक कावा रखने लगा। माला को उससे हमदर्दी हुई। माँ के साथ जो किचन में काम करता था उसको डांट भी साथ साथ पड़ती थी। अलबत्ता कुछ था जो उसके जहन में चुभा था, किसी कांटे की तरह जो फसलों में चलते हुए पांचों के साथ चिपक जाते हैं। उसके घर में कौन था जो उसे इतनी मेहनत से कड़क चाय बना के दिया करता था? कैफ ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ठीक कहते हैं या गलत? मगर कहते जरूर हैं। लाहौर कशमाला के लिए हमेशा एक फरार था। जब वो अपनी वर्क लाइफ से तंग आ जाती तो अपने घर वापस आ जाती। कुछ दिन माँ के साथ रहती तो जहन फ्रेश हो जाता, मगर लाहौर में मुस्तकिल रहना उसके लिए खटन साबित होने वाला था। यहाँ की फिजा आलूदा थी और शोर ज्यादा था। इस्लामाबाद एक ही रंग में रंगा था। पिंडी की हदों से जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल हो तो एक पोश और साफ सुथरा शहर नजर आता था। लाहौर ऐसा नहीं था। इस शहर में बहुत से रंग एक साथ बसते थे। लोगों के लहजे मुख्तलिफ थे। सुबह देर से होती थी और रात उससे भी देर से। यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना और शॉपिंग मॉल्स थे।
दोपहर में वो किसी काम से बैंक जा रही थी तो कार की खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देख के उसे हैरत हुई। लाहौर में बहुत से रेस्टोरेंट चाय के नाम से खुल गए थे और ये सब नए रेस्टोरेंट थे। तुम्हें कड़क चाय पसंद है ना? देखो तुम्हारे लिए कितने कैफे हैं यहाँ, उसने ड्राइव करते कैफ को बताया। कुछ साल पहले तक लाहौर ऐसा नहीं था। कैफ विंड स्क्रीन के पार सड़क पे तवज्जो किए तबसरा करने लगा। यहाँ कॉफी पीना फैशन समझा जाता था, चाय एक बैकवर्ड चीज थी, लेकिन जब से इंडियन पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान चाय को फैंटास्टिक कहा है, लाहौर में चाय के नाम पे दर्जनों कैफे खुल गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो इतने साल से इस्लामाबाद में रह रहे हो। कैफ ने शाने उचकाए। मुझे मालूम होता है। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर ऊपर कर देता था और उसे कैफ की ये आदत पसंद थी। इतने दिन से वो डरी नहीं थी, ना उसे इस अनजान ताकुबकार से कोई खौफ महसूस हुआ था, क्योंकि जब वो बाहर निकलती कैफ साथ होता। ये एहसास तहफ्फुज़ उसे पहले किसी गार्ड के साथ महसूस नहीं हुआ था। वैसे मैं ध्यान करूंगा कि रात को मेरे काम की वजह से बड़ी बीबी डिस्टर्ब ना हो, वो तवक्कुफ से बोला। हाँ, तुमने बताया था तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो, कहाँ पहुँचा वो खिड़की से बाहर दौड़ते दरख्तों को देख के बोली। वो नहर के साथ सफर कर रहे थे और यहाँ दरख्त पहले से ज्यादा हो गए थे। सब्जा देख के अंदर तक ठंड उतर गई थी। अभी तो शुरू किया है, 1.5 माह है मेरे पास। 1.5 माह क्यों? उसे हैरत हुई। वो दरअसल वो संभला और मोड़ काटा। अपने लिए डेडलाइन रखी है। ओह अच्छा, कशमाला ने सर हिला दिया। 1.5 माह काफी लंबा अरसा है, 2 हफ्ते भी काफी होते हैं। खैर तुम कर लोगे। उसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू, मुझे किसी ने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकूंगा। च कशमाला ने अफसोस से सर झटका। लोग नौजवान एंटरप्रेन्योर्स से इतनी बेरहम बातें कैसे कह देते हैं। खैर एक मशवरा दूं, तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत है। हर नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को होती है, कोई बहुत सीनियर और कामयाब इंसान जिसको बिजनेस की समझ तुमसे कहीं ज्यादा हो, जो तुम्हारा प्लान देख के उसकी खामियां दूर कर सके। कहते हुए माला ने सोचा, क्या उसे कैफ को अपनी मेंटोरशिप ऑफर करनी चाहिए? वो उसका प्लान देख के उसको इम्प्रूव करने में मदद दे सकती थी। लेकिन जी, मेंटोर है मेरे पास। अच्छा कौन? उसने खिड़की से नजरें हटाई और दिलचस्पी से कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो यहाँ से उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, बस स्टीयरिंग पे रखे उसके हाथ नजर आते थे। आप नहीं जानती उसे, मतलब वो यहाँ का नहीं है, बर्तानिया का एक कामयाब बिजनेसमैन है। मेरा फैमिली ताल्लुक है उससे, वो सोच सोच के कह रहा था। कशमाला ने कंधे उचका दिए। ओके गुड, मगर तुम मेरी जॉब के साथ अपने प्लान पे काम कैसे करोगे? कर लूंगा, पूरी रात होती है मेरे पास। आपका ताकुबकार भी तंग नहीं कर रहा। फिर ख्याल आने पे पूछा, आपने बड़ी बीबी का चेकअप नहीं करवाया? मोहित ने अपॉइंटमेंट ली है एक न्यूरोलॉजिस्ट से मंगल के लिए। मंगल आने में 5 दिन है, वो जवाब देती, लेकिन कैफ का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मोबाइल ड्राइविंग और फ्रंट सीट के दरमियान में रखा था। कैफ ने मोड़ काटते हुए मोबाइल उठाना चाहा, वो फिसल के नीचे जा गिरा। उसने चूंकि फोन गिरते नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी साइड पे हाथ मारने लगा। हालांकि फोन स्लिप होके पीछे कशमाला के कदमों में आ गिरा था। उसने झुक के मोबाइल उठाया। स्क्रीन सामने थी। एक ही नजर में कॉल करने वाले का नाम पढ़ सकती थी, ज़ारा कैफ। उसने मोबाइल कैफ की तरफ बढ़ाया तो कैफ ने तेजी से उसे तकरीबन खींचा और फिर जोर से बटन दबा के उसे बंद किया और दूसरी तरफ रख दिया। कार की स्पीड बढ़ गई। कैफ डिस्टर्ब हो गया था। वो जाहिर किए बिना खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर जहन में बहुत सी जमा तफरीक चल रही थी। ज़ारा कैफ, ये कौन थी? कैफ की सीवी के मुताबिक वो गैर शादीशुदा था। शायद उसकी कोई दोस्त हो जिसका लास्ट नेम भी कैफ हो। क्या ऐसा इत्तेफाक मुमकिन था? कशमाला को बैंक के सामने उतार के वो कार में बैठा रहा। जब उसे तसल्ली हो गई वो अंदर जा चुकी है तो उसने मोबाइल निकाला और ज़ारा की चैट खोली। फिर बेबसी भरे गुस्से से मैसेज टाइप करने लगा। तुम आइंदा मुझे खुद से कॉल नहीं करोगी। जब कॉल करनी होगी मैं खुद करूंगा, समझ में आया? वो कुछ देर वहां बैठा सोचता रहा। तुम आइंदा मुझे खुद से कॉल नहीं करोगी। जब कॉल करनी होगी तो मैं खुद करूंगा, समझ में आया? वो कुछ देर वहां बैठा सोचता रहा। उसकी मुड़ी पलकों वाली आंखें बैंक के दरवाजे पे जमी थी। जहन में अलग तूफान बरपा थे। फिर उसने व्हाइट हेयर को कॉल मिलाई और मोबाइल कान से लगाया।
मैं ये जॉब मजीद नहीं कर सकता, मैं क्विट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी छाई रही, फिर मालिक की सर्द आवाज गूंजी, क्यों? मेरी जाती जिंदगी और ये जॉब मिक्स अप हो रही है। तुम्हें क्या मजाक लगता है ये सब? मालिक एकदम गुस्से से धारा, तुम एक सुबह उठ के फैसला करोगे कि तुम ये नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें चुपचाप वॉकआउट करने दूंगा? चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ, मैं जब चाहे इस जॉब को छोड़ सकता हूँ। वो दांत पीस के बोला, उसके कान सुर्ख हो रहे थे। तवक्कुफ के बाद मालिक बोला तो आवाज धीमी थी, असल वजह क्या है? क्यों छोड़ना चाहते हो जॉब? कैफ ने गहरी सांस ली। उसकी माँ बीमार है, मैं उसके साथ मजीद धोखा नहीं कर सकता। तुम उसकी माँ के लिए इतने हसास क्यों हो रहे हो? बस मैं उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकता, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, अब यही प्लान का हिस्सा है। मेरी बात गौर से सुनो, तुम इस लड़की की जॉब करोगे जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता जो हमें दरकार है। उसने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे जानती है, किसी आदमी के पास उसकी तस्वीर है। मैंने उस दिन से 2 दफा पूछा है, वो नहीं बताती। मैं क्या करूं? फिर तुम उसका एतमाद हासिल करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, या मैं उसे सब सच बता दूं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसका अंदाज निडर था, किसी भी खौफ से खाली। ठीक है, अभी जाओ और उसे सब बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे क्या होगा? क्या वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी? नहीं, वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगी और तुम खाली हाथ रह जाओगे। कैफ के तने असाब ढीले पड़ते गए। मैं झूठा और धोखेबाज नहीं था, मैं मजीद ये नहीं करना चाहता। तुम उस लड़की की जिंदगी में धोखे से दाखिल हुए हो, अब तुम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। अब वापसी मुमकिन नहीं है। जल्द या बदेर उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी, उसके बाद वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगी। मालिक का अंदाज इस्तेहज़ाहिया था। तुम्हें उस वक्त के आने से पहले अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से निकलना है, सिंपल। मालिक के लिए ये जमा तफरीक बहुत आसान थी और उसके लिए ये फिक्रा बहुत भारी था। वो तुमसे नफरत करेगी, तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बेबसी भरे गुस्से से बोला, मैंने अपनी मर्जी से उस जॉब के लिए हामी भरी थी, मैं अपनी मर्जी से इस खेल को खत्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ये चॉइस उस दिन तक थी जब हम तीनों उस होटल स्वीट में इकट्ठे हुए थे। उस दिन के बाद तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं रही। तुम इसको कुछ नहीं बताओगे, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और अपना काम मुकम्मल करो। कशमाला बैंक से बाहर आ रही थी, कोहनी पे बैग लटकाए, सनग्लासेस माथे के ऊपर चढ़ाए। वो मोबाइल के बटन के साथ साथ दबा रही थी, फिर चेहरा उठा के अपनी कार की तलाश में देखा। कैफ ने फोन रख दिया। कशमाला की निगाह उससे मिली तो वो मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आने लगी। क्या वो उससे नफरत करने लगेगी? क्या इन दोनों में पे ऐसा भी वक्त आना था? कार स्टार्ट करते हुए उसके जहन में एक ही फिक्रा गूंज रहा था।